बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपके साथ अशफाक इसहाक सत्ती। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। ईरान पर मुसल्लत करदा जंग का 27वां दिन, मुज़ाकराती अमल के लिए कोशिशें जारी। इसहाक डार साहब की जानिब से स्टेटमेंट इस पे सामने आ गया है और जाहिर है कि जो कयास आराइयाँ की जा रही हैं उस पर उन्होंने कहा है कि उससे गुरेज किया जाए और पाकिस्तान येस वी आर कम्युनिकेटिंग, लेकिन अभी तक कुछ चीज़ें तय नहीं हुई। काफ़ी सवालात उठ रहे हैं कि जेडी वेंस जो कि अमरीकी नायब सदर हैं, क्योंकि बाकी लोगों को जिसमें को सदर ट्रंप ने बाकायदा तौर पर नाम लेकर बताया कि भाई आप तो चाहते थे कि जंग शुरू हो जाए, उन समेत कुछ लोगों को साइडलाइन किया गया है और अमरीकी नायब सदर इस मामले को देखेंगे, लेकिन उसके लिए ग्राउंड वर्क जरूरी है। उसके लिए मामलात इतने साजगार होने जरूरी हैं कि फरीकैन एक जगह पर बैठ सकें। अब यह मामला अपनी जगह है कि इसके अंदर पाकिस्तान की कोशिशें, पाकिस्तान का किरदार, साथ में तुर्किया का किरदार अपनी जगह मौजूद है। कतर इज प्लेइंग अ रोल, लेकिन जो आग लगी हुई है वो लगी हुई है भारत के ऐवानों में, भारत के सहाफियों को, भारत के टीवी चैनल्स पर, और वो लोग जिनके बारे में समझा जाता था कि बड़े सेन, उनकी जानिब से भी ऐसे स्टेटमेंट्स आते हैं कि जिनको गैर पार्लिमानी या बाजारी जुबान इस्तेमाल किया जा सकता है। कहा जा रहा है कि वो जुबान उनकी जानिब से इस्तेमाल की जा रही है। कल हमने आपको एक ट्रेल दिखाई थी जिसके अंदर उनके जो सहाफी थे क्या क्या बातें कर रहे थे। आज जयशंकर साहब, जिनके बारे में जो उस 5 रुकनी ग्रोह का हिस्सा हैं जो कि इस खित्ते के हालात को ख़राब करना चाहते हैं, वो उनकी जानिब से जो स्टेटमेंट दिया गया और वो कहते हैं उसको कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। आई डोंट वांट टू रिपीट द वर्ड्स विच ही यूज्ड, लेकिन यह कि बड़ी अफसोसनाक बात, गैर मुहज़्ज़ब जुबान जयशंकर की जानिब से इस्तेमाल की गई। और वजह यह है कि इंडिया को प्रॉब्लम यह है कि जो रिपोर्ट किया जा रहा है कि दे हैव लॉस्ट द लेवरेज, अपने आप को नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर, रीजनल स्टेबलाइजर और एक बड़ा रेलिवेंट कंट्री भारत समझा करता था, और वो ये समझते थे कि वी शुड बी द वंस टू प्ले द रोल एंड प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल। लेकिन यू लॉस्ट द लेवरेज योरसेल्फ। आप तारीख में उस जगह पर खड़े हुए जहां पर आपको नहीं खड़े होना चाहिए था। पाकिस्तान का रोल इसलिए इंपॉर्टेंट है कि पाकिस्तान ने अपने जियो स्ट्रेटेजिक पोजीशन की वजह से एक मुश्किल सूरत हाल में जो एक फैसला लिया कि दोनों साइड्स को बराबरी की बुनियाद पर लेके चला। जहां पर अगर खलीजी ममालिक बशमूल सऊदी अरेबिया पर हमले हुए, वहां पर पाकिस्तान ने उसकी मजम्मत की, लेकिन जो जारियत ईरान पर की गई उसकी भी पाकिस्तान ने मजम्मत की। लेकिन नरेंद्र मोदी ने क्या किया, जंग शुरू होने से पहले वो पहुंचे जनाब इसराइल का उन्होंने दौरा किया और वहां पर जो लिबासों की मैचिंग हुई, मैं जरा वीडियो आपको दिखाना चाहूंगा कि ये जो आपस में नेतन्याहू की अहलिया के साथ ये अल्फाज का तबादला ख्याल हो रहा है। नेतन्याहू इज मेंशनिंग कि जी जो आपका पॉकेट स्क्वायर है, सैफरॉन जो कलर है, जो आपका मजहबी रंग है, तो देखें मेरी अहलिया ने भी ये रंग पहन रखा है। तो ये साजिश वहां से शुरू हुई। इसके बाद आपको याद होगा कि ये अफगानिस्तान को एक्टिवेट किया गया, पाकिस्तान के 36 से 38 मुकामात पर हमला करने की कोशिश की गई पाकिस्तान को इंगेज करके। फिर जैसे ही मोदी वहां पर पहुंचे तो फिर नेतन्याहू ने ईरान के खिलाफ महाज खोल दिया। फिर आयतुल्लाह खामनाई साहब की शहादत हुई तो इंडिया की जानिब से कई रोज तक मजम्मत नहीं की गई। ईरानियन नेवी का एक जहाज जो एक्सरसाइजेज में शिरकत के लिए इंडिया में मौजूद था, जो ही वो श्रीलंका के पानी में पहुंचा उसकी लोकेशन प्रोवाइड की गई अमेरिकन को और उन्होंने उसको टारगेट किया। ये मनाजिर भी आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। जब इस तरह के आप फैसले लेते हैं तो फिर उसके बाद ये बात ऑब्वियस हो जाती है कि आप ये जो मुल्क हैं, खासतौर पर ईरान है जो कि एक सॉवरन कंट्री है, तो वो ये सारे मनाजिर देख रहा था कि इंडिया ने क्या रोल प्ले किया। फिर जो जासूसों का नेटवर्क इंडियंस और अफगान जासूसों का वहां पर मौजूद था। कुलभूषण यादव किसको याद है, कौन भूल सकता है, पाकिस्तान तो कभी नहीं भूल सकता कि इंडियन सर्विंग नेवल कमांडर वहां पर मौजूद था। और जाहिर है कि ईरान को तो इस बाबत पता नहीं था, लेकिन पाकिस्तान ने इन्फॉर्म किया और जिस तरीके से वो पकड़ा गया तो उससे भी अंदाजा होता है कि इंडियन अजाइम क्या हैं और वो अपने दोस्तों को भी नहीं बख्शता और उसके लिए मुफादात से बढ़ के कुछ भी नहीं है। ये बात अपनी जगह है। आग क्यों लगी, मुज़ाकरात का मुस्तकबिल क्या होगा, इस हवाले से स्टेटमेंट्स आ रहे हैं। लेकिन एक चीज बड़ी मतलब एक चीज ऐसी है जिस पे मैं बात करना चाह रहा था अपने इब्तिदाइये में, वो ये है कि एक जानिब मुज़ाकरात की बात है, दूसरी जानिब अमेरिका की जानिब से जो रिपोर्ट किया जा रहा है कि एक तो ब्रीफिंग्स हो रही हैं काफी सारी, और उन ब्रीफिंग्स में जो जमीनी ऑप्शन को गौर करने के बारे में बातें हो रही हैं। जमीनी ऑप्शन क्या हो सकता है, जिस तरीके से ट्रंप ने स्टेटमेंट दिया था कि हम और आयतुल्लाह मिलकर ये आबनाए हॉर्मुज़, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को किसी तरह से कंट्रोल करना चाहते हैं, तो उस पर काफी उनका मीम्स भी बनी, मजाक भी बनाया गया। लेकिन क्या ये मंसूबा है? यूएसएस ट्रिपोली, आपके इल्म में है कि जापान से उसको बुलाया गया था और वहां पर उस जहाज के जरिए, जो कि एक एम्फीबियस असॉल्ट शिप है, वो अब पहुंच चुका है डियागो गार्शिया, जो कि तकरीबन ईरान से 2000 नॉटिकल माइल्स के फासले पे है, यानी कि तकरीबन 2 से 3 दिन की जर्नी के फासले पे है।
उसके साथ एक स्ट्राइक ग्रुप है, क्योंकि उसको कहा जाता है मेरीन एक्सपेडिटरी यूनिट, यानी कि उसके साथ साथ और भी जहाज होते हैं, उसके अंदर कुछ ये F-35B भी जो है वो होते हैं, तो वो जाके किसी तरीके से कोशिश कर सकते हैं कि खार्क का कंट्रोल संभालें। अब खार्क बेसिकली है ईरान से तकरीबन, ईरान की कोस्ट से तकरीबन 25 किलोमीटर के फासले पे बुशहर के पास ये है, लेकिन तकरीबन 8 से 9 किलोमीटर का जजीरा है और यहां पर काफी हैवी इन्फोर्समेंट और री इन्फोर्समेंट की हुई हैं ईरान ने। और ईरान ये समझता है कि ये जो मुज़ाकरात की कोशिशें हो रही हैं दर हकीकत इन मामलात को कवर अप करने के लिए है, जो इन्वेजन का प्लान अमेरिका कर रहा है, ताकि वो तेल के जखायर पर और तेल की एक्सपोर्ट पर कंट्रोल हासिल कर सके। याद रहे कि 28 फरवरी से पहले यहां से 84 जहाज या 100 के करीब जहाज गुजरा करते थे, अब सिर्फ 2 या 3 गुजरते हैं, और वो भी जो महसूल अदा करते हैं चाइनीज युआन में ईरानियंस को। तो ये चीज़ समझने की ज़रूरत है। पाकिस्तान का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है, लेकिन पाकिस्तान मना भी करता है ईरान को कि जी सऊदी अरेबिया को या वहाँ पर आप हमले ना करें या खलीजी ममालिक में हमले ना करें। तो क्या सिचुएशन बनती है, इस पर ज़रा बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं इसमें जनाब बैरिस्टर अकील मलिक साहब, वज़ीर मुमलिकत हैं। बहुत शुक्रिया जी आपके वक्त के लिए। जॉन हुसैन हमें ज्वाइन कर रहे हैं, ईरानी सहाफ़ी हैं। थैंक यू सो मच जॉन फॉर योर टाइम। और साथ ही साथ जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, दिफाई तजियाकार हैं, उनसे भी आप बात करेंगे हम। और अकील मलिक साहब, सबसे पहले बहुत शुक्रिया आपने हमारे लिए वक्त निकाला। ये जाहिर है कि पाकिस्तान की कोशिशें अपनी जगह। पहले मैं आपका कमेंट चाहूँगा कि जयशंकर जिनको सबसे ज़्यादा जो उनका ओहदा है उनको सिफारती आदाब का पता होना चाहिए, लेकिन जिस तरह के अल्फाज वो इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसका अंदाज़ा हो रहा है कि कितना खसियानापन उनकी एक लीडरशिप में पाया जाता है। तो सबसे पहले इस पर मैं चाहूँगा कि आप कमेंट कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया। इशफाक साहब, बात यह है कि ना सिर्फ जयशंकर साहब बल्कि उनके वालिद भी एक सफारतकार थे और सफारतकारी के कुछ आदाब होते हैं। और मैं समझता हूँ कि एक जब इतनी बड़ी पोजीशन पे या इतने बड़े मनसब पे फाइज हो तो एक एक लफ्ज़ जो है वो बड़ा मानी रखता है, और उसके लिए जिस किस्म की बाजारी ज़बान इस्तेमाल की गई, जिस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए गए, इंतहाई मैं उसकी जितनी भी मज़म्मत करूँ वो कम है। ख़ुद तो ये मौका अपने हाथों से भारत ने गंवाया है, और अब अगर जिस तरह आपने कहा कि खसियानी बिल्ली खंबा नोचे, असल में जब उनकी सिविल सोसाइटी, उनकी जितने भी पॉलिटिशियंस हैं, उनकी जितनी भी आवाम है, और उसके साथ साथ जितनी उनकी इंटेलिजेंस है, वो सवाल कर रही है, वो कह रही है भारत कहाँ पे है। भारत ने तो देखे ना, मार्का हक से पहले जो अपनी हेजमनी कायम की हुई थी, जो अपना एक क्लाउड बनाया हुआ था कि जी हम शायद जो है वो तुरब खान है इस पूरे खत्ते के और हमने ही ठेका उठाया हुआ है। तो ये तो असल में हकीकत तो पता चल गई, और वो जब आश्कार हुई मार्का हक की कामयाबी के बाद, तो फिर उसके बाद मेरे ख्याल से दुनिया पूरी पे ये वाज़ेह हो गया कि जिस तरह का एक झूठा फरेब और मनगढ़ंत किस्म का बयानिया भारत ने इस खत्ते के हवाले से बनाया था, तो वो तो चकनाचूर हो चुका। अब अपनी ही जो शर्मिंदगी है, अपनी नदामत को छुपाने के लिए भारत अब ओछे हथकंडों पे आ चुका है, और इस किस्म की बाहरजारी गुफ्तगू या इस किस्म के इंतहाई घटिया और बिलो द बेल्ट अल्फाज इस्तेमाल कर रहा है। तो भारत को खुद देखना चाहिए कि भारत जो है वो अपनी जो बची कुची शायद साख है उसको भी दाव पे लगा बैठा है, क्योंकि वहाँ पे सवाल उठ रहे हैं, वहाँ के लोग सवाल कर रहे हैं कि जी ये कैसे हो गया है, कैसे मुमकिन है कि जो अपने आप को इतना बड़ा, देखे ना वहाँ पे जाके झूठी जपियाँ जाके ये मोदी साहब डालते थे, कहते थे माय फ्रेंड, माय बेस्ट फ्रेंड, माय ब्रदर। दुनिया का कोई एक ऐसा कोना नहीं है जो मेरे ख्याल से जहाँ पे वो जाके नहीं मिले किसी वर्ल्ड लीडर से, लेकिन आज उनको वो तमाम तर मुलाकातें काम नहीं आई। और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान बिल्कुल अपनी जो कोशिशें हैं वो जारी उसारी रखे हुए है, और इसी बात की तकलीफ़ है भारत को कि पाकिस्तान जो है वो किस तरह दुनिया जो है वो पाकिस्तान की तरफ देख रही है, पाकिस्तान की तरफ जो है वो मुतवज्जो है। असल जो दर्द है, मरोड़ है, वो इसी चीज़ का है। अच्छा जनरल साहब, एक तो मैं चाहूँगा कि इब्तदाइये में जाहिर है कि कुछ खदशात का इजहार, एक तो मुज़ाकरात की ख्वाहिश और दूसरा धमकियाँ, और फिर तीसरा जो तैयारियाँ जिस जानिब मैंने इशारा किया उस पर आपका नुक्ता नज़र, और दूसरा भारतीय मौक़िफ़, उसमें भी कुछ चीज़ों को मैंने अपने इब्तदाइये में समअप करने की कोशिश की कि हाउ इंडिया लॉस्ट देयर लेवरेज, नाउ दे आर क्राइंग वुल्फ। लेकिन उस वक्त जो जो इन्होंने इकदाम लिए तो ईरान ने वो नज़रअंदाज तो नहीं किए, और ईरान ये भूल तो नहीं सकता कि किस तरह दे स्टैब्ड हिम इन द बैक। जी बिल्कुल इशफाक साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी, और बैरिस्टर साहब को और जॉन हुसैन साहब को मेरा बहुत सलाम। देखिए, देयर आर 3-4 रीजंस जी
पहली बात तो ये है कि जो आप इंडिया की बात करें, जयशंकर ने जो जबान इस्तेमाल की है वो मेरे लिए कोई अचंभे की बात नहीं है। जो शख्स तो भी लोग इस तरह की बातें करते हैं वो वही बातें करेंगे जिसमें वो पले बड़े होते हैं या जो आपका स्टेचर होता है। Yes, true. वो पंजाबी का एक शेर है ना इशफाक के, वो शीश महल विच कुत्ता बड़े उन्हें कुछ समझ ना आवे, जिस पासे भी देखता जाए उन्हें कुत्ता ही नजर आवे। तो वो जो जिस तरह के तो इसको तो डिस्कस करने की इतनी जरूरत है। दिस इज देयर स्टेचर। तीन चार चीजें हैं जी। एक तो हिंदू जायनिज्म और इजरायली जो जूइश जायनिज्म का गठजोड़ है और उनके जो पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स हैं, आइडियोलॉजिकल हेट बेस्ड पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स, वो इस वॉर की वजह से वो समझे कि ईरान जब निकल गया, ईरान का कांटा निकाल दिया जाएगा तो बड़ा आसान हो जाएगा हमारे परसू करना ये एक्सपेंशनिस्ट डिजाइन्स, इधर अखंड भारत के और उधर ग्रेटर इजराइल के। Yes. उसको नुकसान हुआ। वन। नंबर टू, इंडिया ने कनिंगली वॉर से पहले इजराइल से जाके जो मिले हैं, एक तो उनको अश्योर कराया कि जी हमारे रिलेशनशिप जो भी पास्ट में ईरान के साथ है, आउटस्टैंडिंग रिलेशनशिप विद ईरान, ये ईरान के साथ मिलके पाकिस्तान स्पेसिफिक हमेशा रखते हैं, चाहे अफगानिस्तान हो, ईरान हो, एंटी पाकिस्तान अपने रखते हैं और उसी पे फायदा, अच्छा फायदा पूरा उठाते रहे। ट्रंप को भी ऑयल जब चाहिए था, चीजें चाहिए होती है, तब ईरान का पूरा फायदा। दे थॉट कि ये दिस वॉर विल बी ओवर इन 4-5 days। Yes. तो इससे पहले कि हम पोजीशन ले लें, दे टुक अ डिप्लोमेटिक स्ट्रेटेजिक पोजीशन व्हाइल अलाइनिंग देमसेल्फ विद इजराइल, ताकि वो हमें सपोर्ट करे टू रिड्यूस पाकिस्तान और हमारा इन्फ्लुएंस बढ़े। और जो लास्ट इन्फ्लुएंस है इन द रीजन पूरी तरह खत्म हो चुके हैं। हसीना वाजिद इज द बेस्ट एग्जांपल कि इनका इन्फ्लुएंस कहां पे चला गया है। अब तो दे आर आइसोलेटेड। जब पाकिस्तान के ऊपर अफगानिस्तान ये पाकिस्तान के ऊपर चीजें हुई तो इनको एक प्रोबेबली स्पेन से वन और दैट्स अ डिफरेंट सब्जेक्ट ऑल टुगेदर एंड आई डोंट वांट टू गेट इनटू इट, बट उनके जो नए वजीर आजम हैं खालिदा जिया साहिबा के साहबजादे, उनकी जानिब से जो अभी रिसेंटली, हाँ जी, तारिक रहमान, जो स्टेटमेंट सामने आया है वो भी इट्स क्वाइट कंसर्निंग टू बी ऑनेस्ट। आई एम वंडरिंग वेयर इट केम फ्रॉम ऑल ऑफ अ सडन। जी उस पर बिल्कुल डिस्कशन करेंगे किसी वक्त। तो कहने का मकसद ये है कि इशफाक साहब दे हैव लॉस्ट दैट रीजनल। अच्छा अब ये फौरन चले गए इजराइल के साथ कि जी मैं विक्ट्री के साथ हम शामिल हो जाएंगे और आगे परसू करेंगे, वहां से सेटबैक हुआ। इंटरनल प्रेशर अब बिल्ट हो रहे हैं, फिर एंटी वो जो जायनिज्म की मैंने बात बताई आपको, वो एक्सपेंशनिस्ट डिजाइन्स वो पूरे नहीं हो रहे। और फिर पाकिस्तान की जो हेट है वो तो फंडामेंटल है। पाकिस्तान कुछ भी कर ले, उनके नलों में पानी ना आए, इंडिया में कोई चीज हो जाए, उन्होंने पाकिस्तान के लगा देनी। तो पाकिस्तान की कामयाबी उनको कैसे हजम हो रही है। और ये दिस इज नॉट एन ऑर्डनरी पाकिस्तान। देखिए आज का पाकिस्तान उस कॉन्फ्लिक्ट की हेल्प कर रहा है, उसको मिटिगेट करने में, इसको जंग को बंद कराने में, विच हैज इंपैक्टेड एवरी इंडिविजुअल ऑन गॉड्स अर्थ। ईरान और यूएस का ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, दिस इज अ ह्यूज कॉन्फ्लिक्ट। मैंने अपनी जिंदा लाइफ में इतना बड़ा कॉन्फ्लिक्ट नहीं देखा और उसका इतना बड़ा ह्यूज इंपैक्ट नहीं देखा। तो अब ये पाकिस्तान का ये रोल, इट्स नॉट अ स्मॉल रोल, इट इज अ ग्लोबल रोल। दो काम फैसिलिटेट कर रहे हैं। इट इज इंटरनेशनल हेल्प। ईरान हमारा भाई, एवरीथिंग फॉर ईरान। अमेरिका से भी हमारे अच्छे ताल्लुकात है, उसका पूरा लीवरेजेस का फायदा उठा रहा है। और यही चीजें प्रेसिडेंट ट्रंप को पाकिस्तान की तरफ से पहले ही वार्न कर दी गई थी कि अगर ईरान को छेड़ेंगे, इस छत्ते में हाथ डालेंगे तो आपको नुकसान होगा। जब व्हाइट हाउस में फील्ड मार्शल गए, जब चीजें हुई, और अब वही चीजें जब अनफोल्ड हुई हैं तो यूएस भी समझ रहा है कि पाकिस्तान ने जो ठीक है। जॉन, एक तो ये है कि जो इंडिया से मुतालिक और इंडिया में जो इस वक्त काफी तशवीश पाई जा रही है, मैं चाह रहा हूं कि आप भी उसको एड्रेस करें। कुछ रीजंस मैंने बयान किए, आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है उनकी डिसअपॉइंटमेंट की, फिर मैं बाकी सब्जेक्ट पे भी आता हूं। देखिए जाहिद साहब ने बहुत अच्छी बात की। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपको मुझे बुलाने के लिए और सलाम वालेकुम सबको। जाहिद साहब ने बहुत अच्छी बात की कि जिस तरीके से नजर आ रहा है, उनको यही लग रहा था कि ईरान जो है वो जंग हार जाएगा या बड़ी बुरी पोजीशन में होगा, तो फौरन जाके मोदी जो है वो बैठ के जाके वहाँ नेतन्याहू के साथ जो है वो बैठ गया कि किसी तरीके से डील कर ली जाए। जयशंकर ने 3 दफा फोन किया, मेरी मालूमात के मुताबिक जयशंकर ने 3 दफा फोन किया यहाँ पे फॉरेन मिनिस्टर को। अच्छा, नहीं उठाया। पेजेशियान साहब को फोन किया मोदी ने और गिड़गिड़ाया कि भाई हमारी कम से कम एक दो वेसल प्लीज जाने दो, क्योंकि यहाँ जो आपके भी मुसलमान भाई रहते हैं, आपके भी यहाँ लोग रहते हैं, तो आप प्लीज इनको तो कम से कम देखो। तो ईरान ने अभी तक 60 से ज्यादा वेसल्स अभी तक इंडिया की रोकी रखी हैं, क्योंकि डीना फ्रिगेट पे जो हुआ अटैक, उस पर पहली नाराजगी थी ईरान को, क्या भाई हम आपके गेस्ट थे, चलो आपने इंटेलिजेंस प्रोवाइड नहीं की, वो तो यूएस की अपनी सैटेलाइट्स हैं और जो चीजें हैं वो देख रही हैं, लेकिन फिर भी हम इस पर तफ्तीश करेंगे। और कम्युनिकेशन चैनल्स बिल्कुल ब्लॉक हुए हुए हैं इंडिया के साथ,
और पहले भी जो मामला थे वो इकोनॉमिक ही थे, लेकिन इस दफा जो मोदी ने किया है ये तो बिल्कुल वैसे ही, मैं बिल्कुल खुल के कहता 5 हूं, दिन बिल्कुल तक जॉन डिप्लोमेटिक ताजियत नॉर्म्स नहीं होते की, हैं इनको। 5वें दिन जाके स्टेटमेंट सामने आया जब अंदर से इतना प्रेशर आया। सोनिया गांधी का स्टेटमेंट Yes. इस पे था कि जी आपने तो अपने पुराने दोस्त को डिच किया है, तो इस तरह की चीजें। और फिर जो दीना जब मोहम्मदी डूबा था जो- तो जो उसके रेस्क्यू वर्क था वो श्रीलंकन नेवी ने किया था, इंडियंस ने तो पूछा Yes. तक नहीं। यस, मोहम्मदी साहब जो हैं वो एम्बेसडर हैं इंडिया के, उन्होंने तो हद तक ये भी बोल दिया था कि ये गुलाम बन चुके हैं। मतलब मैं, जाहिर है वो तो नहीं, लेकिन बहरहाल उन्होंने इस तरीके से कहा था कि इन्होंने बिल्कुल भी कोई कॉन्डमनेशन, कोई बयानात, कोई भी चीज ऐसी जो है वो नहीं की। और इंडिया को शर्म आनी चाहिए कि किस तरीके से बार बार ये गलत फहमी में कि इसराइल और अमेरिका उसको फायदा दे देंगे तो वो जहाँ के जो है वो बैठ जाते हैं। बहरहाल देखें, यहाँ पे जो रीजनल डायनामिक्स हैं वो चेंज हो रहे हैं। पाकिस्तान जिस तरीके का किरदार पहले भी निभाता हुआ है और जिस तरीके का किरदार निभा रहा है वो बहुत अच्छा, बहुत पॉजिटिव भी व्यू किया जाता है ईरानी अवाम की नजर में, नहीं सिर्फ बल्कि ऑफिशियल लेवल पे भी। ठीक है। और अभी भी जो किरदार निभाया है पाकिस्तान ने, मीडिएशन जो कराने की कोशिश कर रहा है, और कल भी मैं कह रहा था, आज मैं कह रहा हूँ, मैसेजेस बिल्कुल कन्वे हो रहे हैं पाकिस्तान के थ्रू। जिस ऑफिशियल के थ्रू स्टेटमेंट आया, 2 घंटे स्टेटमेंट आने से 2 घंटे पहले मैंने लगा दिया था कि ये स्टेटमेंट आने वाला है। और अगर आप गौर करें उस स्टेटमेंट के अंदर तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो एडिशन है, जो अलग तरीके से आया है। इसके अंदर 3 चीजें उस ऑफिशियल ने कही। क्या कहा? 3 चीजें कही। पहली चीज ये कही कि अमेरिका इस पहले जो चीज करना चाह रहा है इस 15 नुकात के थ्रू, वो एक पीस बिल्डिंग की इमेज दिखाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है। दूसरी चीज जो कही उन्होंने, ऑफिशियल ने, वो ये कहा कि अमेरिका जो है वो थर्ड डिसेप्शन प्लान कर रहा है और यहाँ पे धोखा देने की कोशिश कर रहा है। तीसरी दफा भी एक बड़ी ग्राउंड इन्वेजन की प्लानिंग कर रहा है नेगोशिएशन की आड़ में, तो उन पे भरोसा नहीं किया जा सकता। तीसरी चीज जो अमेरिका कर रहा है इस चीज से, वो ये कर रहा है कि वो ऑयल प्राइसेस को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि बहुत ज्यादा नुकसान ऑयल को भी हो रहा है और डॉलर को भी हो रहा है, और अमेरिका की जो पूरी क्रेडिबिलिटी और स्ट्रक्चर है, पेट्रोल डॉलर एक इकोनॉमी है, ठीक है, उसको नुकसान पहुंच रहा है। ठीक है। तो आई थिंक बड़ा अच्छा इकदाम है कि बात बिल्कुल कन्वे, अब मेरे मालूमात के मुताबिक कल रात को आई थिंक पहुंचा दिया है पैगाम मीडिएटर्स के थ्रू अमेरिका को। ये जो नुकात थे ईरान के वो ऑफिशियली भी पहुंचा दिए गए इनडायरेक्टली। तो लेट्स सी, ईरान तो किसी भी मूड में नहीं है नेगोशिएशन करने के, पहले भी मैं बता चुका हूं। इस दफा भी देख लेते हैं इंशाल्लाह, अगर कोई अमेरिका प्रैक्टिकल स्टेप उठाए तो हो सकता है कि ईरान कुछ करे, लेकिन देखें ट्रस्ट डेफिसिट बहुत ज्यादा है। ईरान बिल्कुल भी भरोसा करने की इस वक्त जो है ना पोजीशन में। असल बात ये है कि पहले भी मुज़ाकरात हो रहे थे, भरोसा भी। अकील मलिक साहब की बड़ी पाकिस्तान के लिए बड़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन भी है और बड़ी कॉम्प्लिकेटेड भी है। एक तो ये है कि मैं बार बार एक ही चीज जानना चाह रहा हूँ कि ये रोल पाकिस्तान का होगा क्या। आर वी द फैसिलिटेटर्स जो 2 लोगों को साथ बिठा सके, मीडिएटर्स, या फिर सालिस का किरदार या जामिन का किरदार तो एक बड़ा मुश्किल है। वो तो अमेरिका खुद इसराइल की जमानत नहीं ले सकता और ट्रंप साहब की जमानत जाहिर है कि वो लेना तो किसी के लिए भी बड़ा एक चैलेंजिंग टास्क है। तो व्हाट वुड बी आवर रोल? और दूसरा ये है कि जेडी वेंस क्या पाकिस्तान आ रहे हैं? देखें, आपने दोनों बड़े लोडेड क्वेश्चन पूछे हैं और पहले सवाल पे मैं ये आपको ज़रूर कहूँ कि बिल्कुल 2 ऐसे, एक तो उसको तारीख के थोड़े पैराए में आपको देखना और हालिया तारीख, 2 ऐसे इंसिडेंट्स हुए जिसमें वाकई कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स वो ज़रूरी थे। और उसमें देखें पाकिस्तान जो अभी किरदार अदा कर रहा है एक फैसिलिटेशन का, मीडिएशन का, और मीडिएशन का मतलब ये नहीं होता कि 2 पार्टीज जो हैं वो एक कमरे में मौजूद हों। अब मीडिएटर जो होता है या फैसिलिटेटर जो है वो सबसे पहले फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट उसकी कंडीशन है कि वो खुद पार्टिसिपेंट ना हो, वो खुद उसमें पार्टी ना हो, जो कि हम नहीं है। अब जिस तरह जाहिद साहब ने बात की कि एक प्रिंसिपल स्टांस शुरू से रहा है पाकिस्तान का, और ईरान के ऊपर अगर जो जंग की गई है मुसल्लत, उस हवाले से अगर देखें और दीगर जो बाकी जीसीसी कंट्रीज़ के हवाले से जो मामला था उस हवाले से पाकिस्तान की स्टेटमेंट देखें, तो पाकिस्तान ने एक बड़ा डी एस्केलेशन का, डायलॉग का और डायलॉग और डिप्लोमेसी का जो एक प्रिंसिपल स्टांस लिया है फ्रॉम द वेरी गेट गो, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। और हमने एक वाज़े तौर पे पूरी दुनिया ने देखी कि एक बड़ी इम्पार्शियल हमारी पोजीशन है। ठीक है। अब इसमें जो मैसेजिंग, क्योंकि आज डीपीएम की जो फॉरेन मिनिस्टर भी हैं साग डार साहब, उनकी आपने बिल्कुल ट्वीट देखी, और उस ट्वीट में वाज़े तौर पे है कि इसमें स्पेकुलेशंस नहीं होनी चाहिए या जिस तरह की कैसराइयाँ हो रही हैं वो नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल वो 15 नुकात जो थे अमेरिका की तरफ से आए, हमने ईरान को बिल्कुल हमारे थ्रू वो गए, इसी तरह उनका जो रिस्पॉन्स है और बैक एंड फोर्थ
असल में तो मीडिएशन है ही है कि एक तो पार्टी जब शुरू करती हैं अपनी बिल्कुल हार्ड पोजीशन से शुरू करती हैं, It requires time. and it needs time. Yes. And it needs time क्योंकि उसके मीडिएशन के भी देखें ना प्रोसेसेस हैं। अब एकदम जो बंदा कह दे कि नहीं ये तमाम तर फैसले हो गए, नहीं, एकदम नहीं होता। एकदम नहीं होते। देखिए कुछ कंसेशंस होते हैं और दोनों तरफ से आई एम श्योर के जो बातचीत चल रही है थ्रू पाकिस्तान, जामिन वाली तो बहुत बड़ी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो तो देखिए मैं कोई पहले ही किसी बता की दूं। गारंटी नहीं ले सकता। हम सिर्फ फैसिलिटेट कर सकते हैं। Have Pakistan asked for any sea games? देखिए a lot of the things of course there's a lot of sensitivity attached to this. yes. एक तो थोड़ा fragile situation है, Indeed, sensitive है, बड़ा cautiously जो है ना आपको इसको अप्रोच करने की जरूरत है। और जिस तरह बातें हो रही हैं कि जेडी वैंस आ जाएगा, नहीं कोई और आ जाएगा, मैं समझता हूँ कि जब पार्टीज रेडी होंगी, ये तो कम से कम वाज़े तौर पे जो चहम गोइयाँ हुई, जो कुछ बैन अल-अक़वामी जरीदों ने भी बातें की कि जिनसे पहले मुज़ाकरात हो चुके उनसे वो शायद नहीं है, लेकिन मैं समझता हूँ कि कोई हार्ड लाइनर लेने की किसी पार्टी को जो है वो अभी तक कोई वाज़े तौर पे ऑफिशियली ये चीज़ सामने नहीं आई। तो जैसे ही ये मामला आगे जैसे जैसे बढ़ता है उसको बड़े कॉशियसली हमें अप्रोच करना है। और क्योंकि सेंसिटिविटी इतनी है इस तमाम तर मामले में कि हम जो बेस्ट पॉसिबल कोर्स है इस इनडायरेक्ट टॉक से जो हम फैसिलिटेट कर रहे हैं, हम अच्छा एक किरदार अदा कर रहे हैं और उसको जारी और सारी रखना चाहिए, क्योंकि डायलॉग डिप्लोमेसी ही है उसके आगे बढ़ा जा सकता है। क्योंकि ना सिर्फ इस खित्ते में हमारा मुल्क और उसके साथ साथ ये खित्ता और खित्ता एटलाज बल्कि पूरी दुनिया इसकी जंग की ज़ेरे ताब आई हुई है। ऐसा ही है। जनरल साहब, एक तो चीज़ ये बताइए कि जाहिर है कि काफ़ी पैगामात होते हैं, उनको डिसाइफर किया जाता है, उनका समझा जाता है कि ये लफ्ज़ इस तरह से ये कैपिटल लेटर में है तो इसका मकसद ये हो सकता है। लेकिन आप तमाम तर तजर्बे के बावजूद क्या डोनाल्ड ट्रंप के जो पैगामात आते हैं उनको डिसाइफर कर पाते हैं? नंबर 1। नंबर 2, ईरानियंस ये कहते हैं कि जैसे कि पहले हुआ ऐसे ही दे आर जस्ट गेनिंग टाइम। और मैंने जिस तरीके से आपको हवाला दिया कि यूएसएस ट्रिपोली का और किस तरीके से वो जो मिलकर स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ को चलाने की बात थी, तो उसके लिए कोई असॉल्ट प्लान हो सकता है, बूट्स ऑन ग्राउंड का प्लान खार्ग की तरफ मुमकिन तौर पर हो सकता है। तो उसके बारे में आपकी राय क्या है? देखिए, आपने 3 चीजें पूछी। डिसाइफर करना ट्रंप को, अनप्रेडिक्टेबिलिटी उनके साथ जरूर अटैच है, बट आई थिंक ये जो बातचीत करते हैं उससे आपको अंदाजा लगा लेते हैं थोड़ा सा कि वॉर किस तरफ जा रही है। दे आर अंडर ट्रमेंडस प्रेशर्स। ये समझे थे कि 3-4 दिन की जंग में वंस लीडरशिप विल बी टेकन आउट, ईरान के अंदर आग लग जाएगी और ईरान जो है वो इंटरनल कोलैप्स हो जाएगा, रेजीम चेंज हो जाएगी और हम विक्ट्री डिक्लेयर करेंगे। ठीक है। अब प्राइड जो अमेरिका का अटैच है, जो आपने तीसरी बात की है, पहले उसको कर लेते हैं कि जी वो बूट्स ऑन ग्राउंड या क्या। आई थिंक इसके बाद के जो स्टेप ये है कि अब अपनी प्राइड को बहाल करने के लिए या अपना जो बिग पावर की एप्लीकेशन हुई है उसको सर्टन एक ऐसी कामयाबी उसने दिखानी है फिजिकली, वो मे भी अभी। एंड अब वॉर चली गई हुर्मस पे। हुर्मस इज द डिसाइसिव पॉइंट हो गया जी। Indeed, क्योंकि ईरान इज प्रिपेयर्ड फॉर ऑल द लॉसेस इनसाइड ईरान। जो 83-84,000 टारगेट सिविलियंस हुए, अगर 300-400 हॉस्पिटल, तो वो तो अब वॉर में ईरान इज प्रिपेयर्ड और आगे भी करता रहेगा, वो भी उनको समझ आ गई। आज भी जो अली रजा साहब की शहादत की, आई डोंट नो कि वो IRGC के बताएंगे, IRGC के जो सरबराह थे, नेतन्याहू spoke about it, even their officials spoke about it. Israelis, and normally they are not wrong, never wrong. जी, ये भी खबरें आ रही है कि बंदर अब्बास। तो अभी हुर्मस जो है ये डिसाइड करेगा कि इसको अगर मिलिट्री विक्ट्री को कि हुई है या नहीं हुई, तो अल्लाह करे उससे पहले तो उसके लिए वो कोई एक्टिविटी करने की कोशिश जरूर करेगा कि एक जजीरा पकड़ लूं या जो भी चीज पकड़ लूं ताकि मैं हुर्मस के कॉन्टेक्स्ट में अपने आप को पेश कर सकूं। ठीक है, मैंने क्योंकि दुनिया इंपैक्ट हो रही है हुर्मस से। हाँ जी। अमेरिका ठीक है, बाकी ईरान के ऊपर प्रेशर सारा, उसका ईरान का जो स्ट्रक्चर था उसने ऐसा रिस्पॉन्स दिया कि वो दैट इज नाउ साइडलाइन। ये जो दूसरा इन्होंने थिएटर खोला है विद इन दिस वॉर, which is Hormuz, which is impacting every individual on God's earth, as I said earlier. तो उसके ऊपर वो कुछ ना कुछ अपनी विक्ट्री अब बिल्ड करने की कोशिश करेगा कि लुक मैं मिलिट्री, बट वो ऑफ कोर्स देयर आर प्रेशर्स, वो निकलना चाहते हैं। तीसरी चीज आपने जो कही कि ईरान की सबसे बड़ी अप्रीहेंशंस ये, मैं तो हर प्रोग्राम में कहता हूँ, जॉन साहब नोज इट, कि 6-7 महीने बाद ये फिर आ गए तो हु वुड गारंटी अस, और ये आ भी सकते हैं। इनका क्या पता। ऑल्दो आई पर्सनली फील के 6-7 महीने बाद जो इस वॉर के आउटकम्स के बाद इंटरनल पॉलिटिक्स इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, उसमें मैं कुछ तूफान देख रहा हूँ। वो वेट कर रहे हैं कि ये वॉर को जरा खत्म करके आए,
तो हम इनसे पूछे कि व्हाट वाज दैट इमिनेंट थ्रेट। केंट जॉन केंट का रिजाइन करना, उसकी स्टेटमेंट देनी, देयर वाज नो इमिनेंट थ्रेट। अभी देखते हैं कि वॉर जॉन ब्रेनन का जो स्टेटमेंट आया है, है। यस, जॉन ब्रेनन का जो स्टेटमेंट आया है, MI6 के जो चीफ का स्टेटमेंट आया है कि हाउ ईरान हैंडल्ड इट, दैट्स ऑल द केस। लेकिन इज देयर एनी पर्सन ऑन दिस प्लैनेट हु कैन गारंटी ऑन द बिहाफ ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स और द इजरायलीज कि दे वोंट बी कमिंग बैक? सिंपल वन लाइनर। जी इशफाक साहब, इस पे देखिए, ये रियलिटीज है जो प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ अटैच है, बट ये भी रियलिटीज है कि यू कांट लूज टाइम जी। हाँ जी, वक्त नहीं है ना, नुकसान बहुत हो रहा है एवरी पासिंग मोमेंट। अभी जो कैरेक्टर्स वॉर के अंदर है, वो गोरे हैं, काले हैं, नीले हैं, पीले हैं, जैसे वी हैव टू डील विद देम। यस, ट्रू। यू कांट से कि ये मैं गारंटी नहीं दे सकता, तो बात नहीं हो सकती। हाँ, यस, यू हैव टू स्टार्ट समवेयर। ठीक है, क्योंकि ट्रंप ने नहीं मानना। पाकिस्तान क्या कर रहा है, पाकिस्तान हैज बिकम अ स्ट्रेटेजिक इंटरकुलेटर इसी वजह से कि स्ट्रेटेजिक लेवल की कोई मनूवर हो, प्रेसिडेंट ट्रंप जैसे बंदे को भी कायल किया जा सके। ईरान के देखिए, ईरान इज आल्सो फाइटिंग विद लॉट ऑफ प्राइड। उनकी लीडरशिप को भी आसान नहीं है। इट इज नॉट मैटर ऑफ देयर एग्जिस्टेंस ना, व्हाई वोंट दे? इट्स द मैटर ऑफ देयर एग्जिस्टेंस, इट्स द मैटर ऑफ देयर सर्वाइवल। अमेरिकंस के लिए इट्स द मैटर ऑफ देयर चॉइस। जी, दोनों तरफ इट इज अ सीरियस एंड वेरी सीरियस, दैट्स व्हाई पाकिस्तानी रोल इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऑलराइट सर, इसलिए स्पेकुलेशन भी नहीं कर रहे कि हम लूज ना करें। वी शुड नॉट लूज एनी मोमेंट। जो कैरेक्टर जैसा है, अब उसको उसी के अंदाज में वहां से हमने सॉल्यूशन निकाले हैं। इस कैरेक्टर को हमने कैसे डील करना। जॉन, अब जरा ये बताएं कि जो गुफ्तगू है, एक तो ये खदशात, और जाहिर है कि खदशात की बुनियाद पर मैंने अपने इब्तदाइये में भी, इंट्रो में भी यही बताया कि जी डियागो गार्सिया को कहाँ से किस तरीके से USS ट्रिपोली, फिर उसके बाद जो मैरीन जो है एक्सपेडिटरी यूनिट, वो जिस तरीके से वो मूव कर रहा है, और प्लान जो है कि इस हवाले से ये भी कहा जा रहा है कि ब्रीफिंग्स वगैरह भी हो रही हैं कि किस तरीके से हमने वहाँ पर जाके एक पावर असॉल्ट करने की कोशिश करनी है। इस पे ईरान की सोच क्या है? क्योंकि ईरान तो समझ रहा है कि ये मुमकिन तौर पर हो सकता है, तो क्या सोच पाई जाती है विद इन ईरान? इशफाक साहब, आपने बहुत अच्छी बेहतरीन बात की। इट्स अ वॉर ऑफ चॉइस फॉर द यूनाइटेड स्टेट्स एंड अ वॉर ऑफ सर्वाइवल और अ डू और डाई सिचुएशन फॉर ईरान। यस, मैं आपको बता दूं, इस डू और डाई सिचुएशन में जो प्लान किया हुआ अमेरिका ने, जो ईरानियों को लगता है, उनको ये लगता है कि खार के ऊपर नंबर 1, दूसरा कैशम के ऊपर, और नंबर 3 एक और जजीरा है जिसका नाम नहीं पता मुझे। इन 3 जगहों पे अटैक जो है वो हो सकते हैं, और इन तीनों जगहों पे ईरान ने जो अपनी तैयारी है वो शॉकिंगली, मतलब एक शॉकिंग रिस्पांस अमेरिका को मिलेगा अगर अमेरिका ऐसी गलती करता है कि वो यहाँ पे लैंड करे। मैं इतना भी आपको बता देता हूँ कि अगर अमेरिका आने की गलती करता है, और अगर लेट सपोज वो सबको मार देता है उस आइलैंड के ऊपर, या सबको जो है वो, क्योंकि जाहिर है वो भी, दोज पीपल आर आल्सो आर्म्ड टू द टीथ, 10,000 लोग जो है वहां पे हैं खार के अंदर, और कैशम के अंदर बहुत सारी आबादी है। तो ईरान का ये मानना है कि वो अपने आइलैंड्स के ऊपर भी बमबारी कर सकते हैं। अमेरिका अगर उनकी आवाम को खतरा ना हो तो अपने आइलैंड को भी तबाह कर देंगे वो, अमेरिकन सोल्जर्स को नुकसान पहुंचाने के लिए। तो इस हद तक ईरान जो है वो जाने के लिए तैयार है इस चीज में, जहां तक मेरी मालूमात है, एज द लास्ट रिजॉर्ट। तो बहुत ब्लडबाथ होने वाला है, द यूनाइटेड स्टेट्स डज दैट, और ये ऐसा करेंगे। ईरानियों को लग रहा है कि ऐसा करेंगे, डेफिनेटली करेंगे। ओके, अच्छा, अब एक चीज़ आ जाती है यहाँ पर। मामलात ये हैं कि एक जाने पाकिस्तान वो रोल प्ले कर रहा है, दूसरी जाने पाकिस्तान इस चीज़ से भी कंसर्न है कि खलीजी ममालिक के साथ हमारे ताल्लुकात बेहतर रहें और ईरान जो है वो थोड़ा सा रिफ्रेन करे वहाँ पर हमले करने से। सऊदी सफ़ीर की आज गुफ्तगू भी हमने सुनी, वज़ीर आज़म पाकिस्तान का कल परसों स्टेटमेंट भी इससे मुतालिक आया था, जो उन्होंने हमलों की मजम्मत की थी। तो इस मामले में क्या तरीक़ेकार अब अपनाया जा रहा है कि कशीदगी ना बढ़े? देखिए, इसमें आज जो सऊदी एम्बेसडर की स्टेटमेंट आई है वो वाज़ेह तौर पे आपके सामने है, और बिल्कुल जो किरदार पाकिस्तान अदा कर रहा है उसको वर्ल्ड लीडर्स जो है वो सराह रहे हैं। हमारा एक बड़ा प्रिंसिपल स्टांस है, और बिलखुसूस अगर स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट के हवाले से बात करें तो बिल्कुल हम सऊदी अरेबिया के साथ खड़े हैं। और आपको याद होगा कि जब माज़त भी की गई थी सऊदी अरेबिया से, वो इसी पैराए में ही थी, और मैं वाज़ेह तौर पर आपको ये बता दूँ कि बिल्कुल हमने बावर करवाया, और ये बात ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस DPM ने भी की कि हमने बताया ईरानीज को, हमने उनको कहा कि आप ठीक है, आप हमारे हमसाए मुल्क हैं, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, बात यह कि अगर आप ये मामला करते हैं तो फिर हम डेफिनेटली ना चाहते हुए भी वील हैव टू गेट इन्वॉल्व, बिकॉज ऑब्वियसली हमारा एक स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट है जो कि बहुत ही देखें, वो उसमें क्लैरिटी है, उसमें कोई अभाम नहीं है। और उसमें मैं आपको बता दूं कि ये
बात बताएगी, फिर उसके बाद बाज़त हुई, फिर उसके बाद जो बेसिस वाला तमाम तर मामला है, क्योंकि ये तो बात है कि कई ऐसे खलीजी ममालिक हैं, यू नो द GCC की कंट्रीज़, मतलब बहरीन है, दीगर, उधर US के जो हैं वो इंटरेस्ट तो हैं, जी जी, इंटरेस्ट इन द सेंस के बेसिस के हवाले से बात कर ली जाए एंड सो एंड सो फोर्थ। मतलब वहाँ पे बहरीन की मिसाल, मैं क्योंकि ख़ुद भी बहरीन गया हूँ लिटिल वाइल बैक फ्यू ईयर्स अगो, तो उसमें मैंने देखा है कि वहाँ पे बड़ा उनका वो है। और डिएगो गार्सिया की जो आपने बात की, वहाँ से भी वो आमदो रफ्त उनकी रिफ्यूलिंग वगैरह इधर उधर ही हो रही है। एब्सोल्युटली। तो ये एक देखिए, हमने ये हमारा एक बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है कि अटैक जो है ईरान के ऊपर नहीं होना चाहिए, क्योंकि जंग तो मुसल्लत की गई है, ज़ाहिरी बात है, लेकिन उसकी हम मज़म्मत भी करते हैं। दो चीज़ें अंडरस्टैंड करने की हैं कि जंग मुसल्लत किसने की है, अनप्रोवोक्ड, और अगर इसमें जाहिर है कि पाकिस्तान तो काफ़ी रिस्ट्रेंट शो कर रहा है, बाकियों को भी समझा रहा है, लेकिन अगर इसमें बाकी मुल्क पाकिस्तान को इन्वॉल्व होना पड़ा तो उसमें फ़ायदा किसका होगा बेनिफिशियरी, और नुकसान किसका होगा? देखिए, अब ये दैट्स अ वेरी बिग क्वेश्चन कि फ़ायदा किसका है, नुकसान किसका है। आई थिंक खित्ते के और खित्ता इटलाज अगर आप उसमें देखें तो ये फिलवक़्त तो इस खित्ते का नुकसान है, क्योंकि यहाँ पे अमन नहीं है, और यहाँ पे अमन के लिए जो कोशिशें, और देर पा अमन के लिए जो कोशिशें कर रहे हैं इस खित्ते में दीगर ममालिक भी हैं, मतलब तुर्की और मिस्र की अगर बात की जाए, उनके साथ मिलकर की कोशिशें हो रही हैं, सऊदी अरेबिया भी ये कोशिशें हम लोग सारे मिलकर कर रहे हैं कि ये तमाम तर जो सिचुएशन है ये कम से कम किसी तरह अंडर कंट्रोल आ जाए। ठीक है जैन साहब, योर थॉट्स ऑन दैट जी? देखिए, जो एफर्ट है, स्ट्रेटेजिक एफर्ट है, आई थिंक पाकिस्तान अभी तक जो रोल यही है कि ब्रिंग देम टू द टेबल जी, टेबल तक लाना। अभी तक एनवायरनमेंट बन रही है, अक्रॉस बातचीत हो रही है, लेकिन उसके साथ साथ मिलिट्री एक्टिविटीज भी बढ़ रही हैं। जो मिलिट्री एक्टिविटीज है वो बढ़ती रहेंगी। वो देखिए, कोई भी मिलिट्री की एप्लीकेशन, अभी ईरान अगर ये कहता है, जिस तरह अभी जॉन साहब भी फरमा रहे हैं कि वो प्रिपरेशंस करके बैठे हुए हैं तीनों जजीरों के ऊपर, यस दैट दोज कैन बी वेरी वेरी मच ऑब्जेक्टिव्स है, वो भी वहां पे फोर्सेस मूव करके आ रहे हैं। अभी आपने एक्सपीडिशनरी फोर्सेस की बात की, 82nd डिवीजन की एक बटालियन वो लेके आ रहे हैं, तो ये वो पोस्टरिंग होती रहती है जी। वो अपना मिलिट्री थ्रेट, अगला जो हथौड़ा है या अगले जो वार कर रहे हैं वो दिखाते रहते हैं। मैं इससे हटके जो जानना चाह रहा था, जो अकील मलिक साहब से मैं बात कर रहा था, कि जो सऊदी एक सफीर की अभी गुफ्तगू, वजीर आजम पाकिस्तान का ट्वीट, और जो पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर है बिकॉज ऑफ दैट डिफेंस पैक्ट, और फिर वो जो मसाइल है मैं उसका तज़किरा कर रहा था कि उस पर आपके थॉट्स क्या हैं? देखिए, इस कॉन्टेक्स्ट में भी इशफाक साहब ये जो रिस्ट्रेंट अगर सऊदी अरेबिया से आ रहा है, उनकी सॉवरेनिटी ब्रीच हुई है, उनकी चीजें ब्रीच हुई हैं, अब उनके बायलैटरल रिलेशनशिप है अमेरिका के साथ। अगर ईरान समझता है कि जी यहां से ये बेस से आए हैं, तो इन्होंने अगर वार किया तो उनकी सॉवरेनिटी ब्रीच हुई है, बट जो रिस्ट्रेंट अगर सऊदी अरेबिया शो कर रहा है, तो आई थिंक पाकिस्तान का बड़ा रोल है इस रिस्ट्रेंट के अंदर। एंड उसके बाद पाकिस्तान के ऊपर भी कुछ कंपल्शंस आएंगे। मैं ये नहीं कहता वो ईरान के खिलाफ जंग शुरू कर देगा, बट सऊदी अरेबिया हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है और आगे भी रहना है उसने। एक्चुअली पाकिस्तान नहीं चाह रहा कि इस खित्ते में इंट्रा अरब वॉर शुरू हो या ईरान और इनमें से किसी एक मुल्क की जंग शुरू, क्योंकि आप इजराइल के अज़ाइम पूरे कर रहे हैं ना जी। एग्जैक्टली, मेन अचीवमेंट इज ऑफ द इजराइल। ठीक, आई गॉट इट सर। मैं मुख्तसरन जरा जॉन का स्टेटमेंट भी ले लूं। जॉन, इस पे आपके थॉट्स क्या हैं? जाहिर है कि पाकिस्तान इज कंसर्न के मजीद ये मामला ना फैले, और पाकिस्तान कन्वे करता है ईरान को भी, और जाहिर है कि वहां पर भी उनको भी रिस्ट्रेंट शो करने का कहते हैं, बट इट्स अ वेरी टाइट रोप। मेरे पास बहुत सारा एविडेंस मैंने ट्विटर पे जंग से पहले से डाला हुआ है, और जंग के दौरान भी मैं ट्रैक करता रहता हूँ कि किस मुल्क के स्ट्रैटो टैंकर्स, रिफ्यूलर्स जो है वो जहाजों को तेल दे रहे हैं, कहाँ पे फाइटर जेट्स F-35 और जितने भी F-18 हॉर्नेट्स और F-16 खड़े में। तो इस पर कोई दो राय नहीं है कि, और ट्रंप ने भी कह दिया, सऊदी अरब, यूएई और कतर जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं अटैक्स में। यूएई के अंदर हीमान मिसाइल्स का यूज होना, और आरिफ जान के ऊपर, अल सालिम के ऊपर, दफरा के ऊपर, बिन सुल्तान के ऊपर, हर जगह देखिए मौजूद है कि सपोर्ट किया जा रहा है। और ईरान ने हर किसी को तो अटैक नहीं किया, ना तुर्की को किया, ना अजरबैजान को किया, ना ओमान को किया। तो पाकिस्तान देखिए इसके अंदर बहुत अच्छा किरदार अदा कर रहा है कि इस जंग को एस्केलेट नहीं कर रहा, और एज ए रैशनल एक्टर पाकिस्तान ने अपना जो है वो किरदार, आई थिंक जो इस वक्त पोजीशन है वो बेहतरीन पाकिस्तान कर रहा है, और इसको ऐसे ही रहना चाहिए कि पाकिस्तान ना हो इस जंग में। बहुत अच्छा काम कर रहा है। थैंक यू सो मच जॉन हुसैन, थैंक यू सो मच जनरल साहब, एंड थैंक यू सो मच बैरिस्टर अकील मलिक फॉर योर टाइम। विल टेक अ ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं जी। Imagine
ब्रेक के बाद नाज़रीन इकराम प्रोग्राम में एक बार फिर से आप सबका खैर मकदम। हमें ज्वाइन कर रहे हैं एजाज अहमद चौधरी साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, साबिक सेक्रेटरी खारजा हैं, मामलात को बहुत बेहतर समझते हैं सिफारती हिसाब से जो चल रहे हैं। एजाज साहब, इस वक्त जो सिचुएशन है, मैं पहले तो चाहूँगा कि सिफारती लिहाज से काफ़ी एक लैंग्वेज होती है और आप लोग माशाल्लाह एक्सपर्ट्स होते हैं कि किस तरीके से सख्त बात को सिफारती पायदान में कहना। जयशंकर का जो स्टेटमेंट है, जिस तरह की ज़ुबान उन्होंने इस्तेमाल की है, आप समझते हैं कि आप ये उनसे तवक्को इस चीज़ की जा सकती थी कि वो ऐसी गैर पार्लिमानी, गैर महज़्ज़ब, बाजारी ज़ुबान का इस्तेमाल करें? नहीं, तवक्को तो नहीं थी, क्योंकि खासे तजर्बाकार हैं और उनको यकीनन ऐसी बाजारी और घटिया ज़बान इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन इससे उनकी कम से कम बौखलाहट ज़रूर ज़ाहिर हो रही है, क्योंकि पिछले चंद माह से बल्कि सालों से उनकी जो खारजा पॉलिसी पे भारत को मुसलसल नाकामियों का सामना करना पड़ रहा है, और बावजूद इसके कि पिछले 10 साल से वो कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान को सफारती तन्हाई का शिकार करें। पाकिस्तान है कि वो अमन की कोशिशों में आगे है, तो उसलिए मेरे ख्याल में उन्होंने गुस्से में आके बेकाबू होकर ये लफ्ज़ इस्तेमाल किए। तो मैं समझता हूँ कि इन्होंने बहुत ही गैर मुनासिब लफ्ज़, नहायत गैर जिम्मेदाराना अंदाज में ये किया है। मेरा ख्याल है कि ये लफ्ज़ ही गलत था, इस तरह के नहीं बोलने चाहिए, बिल्कुल नहीं बोलने चाहिए। ठीक है, अब जरा आ जाएं सर, जो इस वक्त सिचुएशन है कि पाकिस्तान एक रोल प्ले कर रहा है। इसहाक डार साहब ने इस बाबत गुफ्तगू की, कयास आराइयों पे अगर हम ना जाएं, लेकिन अगर जो सिचुएशन पे बात करें कि दो ऐसे ममालिक हैं, बल्कि 3 ममालिक इस जंग में इन्वॉल्व हैं। ईरान पर जंग मुसल्लत की गई, इसराइल और अमेरिका। इसराइल का पाकिस्तान से कोई बराह रास्त ताल्लुक नहीं है, अमेरिका इज द वन हु इज लीडिंग दिस कन्वर्सेशन। तो इसमें पाकिस्तान का रोल क्या होना चाहिए और पाकिस्तान क्या रोल प्ले कर सकता है? शुरू दिन से पाकिस्तान का एक ही मौकफ रहा है कि किसी पर जारहियत को हम कबूल नहीं करेंगे, मजम्मत करेंगे, चाहे वो अमेरिका की ईरान पर हो या ईरान की खलीजी रियासतों पर हो। और इसी असूली मौकफ की वजह से पाकिस्तान को वो इज्जत मिल रही है कि आज सारे फरीक उसकी तरफ देख रहे हैं कि जनाब अगर ये मामला बातचीत की तरफ जाए तो पाकिस्तान भी एक मुमकिना फरीक हो सकता है, मुमकिना सालिस हो सकता है। मुमकिना मैं इसलिए कहूँगा कि तुर्की की भी बात की जा रही है, कतर की भी बात हो रही है जी, कतर की भी, मिस्र की भी बात की जा रही है। अब ये सूरत हाल ये है कि जंग हो रही है और जंग में आपको पता है कि बातचीत का इंदिया वो फरीक देता है जो किसी वजह से कमजोर पड़ रहा हो। अब चूंकि ये बात उठी है अमेरिका की तरफ से, तो तासुर यही उभर रहा है कि अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप साहब मुश्किलात का शिकार हो रहे हैं। एक तो खलीजी रियासतों का दबाव बड़ा शदीद उन पे पड़ गया है कि आपके अड्डे तो हमारी हिफाजत क्या करते, हमारे लिए मुश्किलात खड़ी कर रहे हैं, लाइबिलिटी बन गए हैं। दूसरी तरफ इसराइल ये कह रहा है कि जनाब ये आयरन डोम तो संभाल ही नहीं पा रहा, और ईरान के मिसाइल तो बिन गोरियान एयरपोर्ट को 16 अप्रैल तक बंद कर चुके, और उनकी हैफा पोर्ट जो है, बंदरगाह भी जो है वो निशाने पर है। और सर डेमोना जिस तरह से हिट किया जी, तो इसराइल का भी दबाव थोड़ा बहुत है, लेकिन सबसे ज्यादा दबाव उनके अपने मुल्क के अंदर है, जहां ये आवाज उठना शुरू हो गई है कि हमारी तो जंग ही नहीं थी, तो आपने पेट्रोल की कीमत को $2.80 से उठाकर $4.50 पे पहुंचा दिया फी गैलन। और वहां पे जो उसका नतीजे में जो महंगाई वहां पे हो गई है, तो अमरीकी तो सवाल पूछ रहे हैं कि जनाब ये किस किस्म की जंग है, ठीक है, जिसमें नुकसान हमें हो रहा है, और आप कह रहे हैं कि ये जंग हम पर थी। तो हमने अभी तक तो खबर तो कोई ऐसी नहीं आई कि ईरान ने हम पे कोई मिसाइल दागा हो। तो उससे मेरे ख्याल में डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं अब बातचीत करना चाहते हैं और अपने से वो प्रेशर रिलीज करना चाहते हैं। सर एक चीज मुझे बताइए, ये आपने बड़ी खूबसूरत बात की और मैं भी ये समझता हूं कि जंग कभी भी मुज़ाकरात जो होते हैं वो ये नहीं होता कि जब दो ताकतें आमने सामने और बराबरी की बुनियाद पे हों, वो स्टेटस को होता है, वो स्टैंड ऑफ पोजीशन होती है। यहां पर जो है वो ये भी खबर आई थी और अंदाजा यही है कि ये इट वाज अमेरिकन्स हु अप्रोच्ड फॉर द पीस टॉक्स। अब इसमें यह है कि आपकी नज़र में कि एक जानिब, क्योंकि ईरानियंस अंडरस्टैंड कि ये इट्स अ प्लॉय ऑफ डिसेप्शन,
कि एक जानिब वो वहाँ पर खार्क की तरफ और बाकी जो जजीरे हैं उनकी तरफ कब्जा के लिए वो एक एक्सपेडिटरी यूनिट भेजना चाह रहे हैं और दूसरी जानिब ये कर रहे हैं, दे आर जस्ट बाइंग द टाइम। तो ये बड़े एक मुश्किल सूरत हाल है सिफारती एतबार से। तो इसमें डिप्लोमेसी किस तरह से आगे बढ़ सकती है विदाउट एनी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स? ये ईरान की अगर ये असेसमेंट है कि अमेरिका इज बाइंग टाइम, तो मैं उससे इत्तेफाक करता हूँ, क्योंकि जिस अंदाज में और जिस मिकदार में और तादाद में उनके इंटरसेप्टर्स इस्तेमाल हुए हैं सारी खलीजी रियासतों की तरफ से और इसराइल की तरफ से, वो स्टॉक्स तो हो गए ख़त्म और अब उनको मज़ीद रिप्लेनिशमेंट चाहिए, मज़ीद स्टॉक्स चाहिए। तो अमेरिका ने यही सोचा कि कुछ थोड़ा सा वक्त ले लिया जाए ताकि वो मज़ीद हम बनाए जा सकें और ये मनसूबा बंदी भी कर लें कि कहाँ मेरीन उतारने हैं, कहाँ ट्रुप्स भेजने हैं या नहीं भेजने। ठीक है। और अमेरिका ईरान ने शायद इसीलिए उनको मुस्तरद कर दिया, क्योंकि पहले भी 2 बार जब ईरान बातचीत में बैठा था तो अमेरिका ने और इसराइल ने हमला कर दिया था इनके ऊपर। तो अब उनको इस बात का एतबार भी नहीं है कि ये जो बातचीत होगी ये बातचीत के लिए होगी, ना सिर्फ ये कि एक धोखाधड़ी हो। तो यकीनन नजर तो इस बात में वजन तो नजर आता है कि अमेरिका को शायद वक्त चाहिए था कि वो अब अपने जो, और दूसरी तरफ मिसाइल जो इन्होंने अपने भेजने हैं ट्रुप्स मेरीन्स का, कभी कहते हैं कि खर्च आइलैंड पे भेजेंगे ताकि ये अपना तेल ना बेच सकें और गरीब हो जाएं और पैसे ना रहें, कभी कहते हैं कि हम खर्च आइलैंड तो दूर है तो इसलिए हरमुज की जो कोस्टल एरियाज है उस पर उतारेंगे। मैं कहता हूँ कि जहां पे भी उतारेंगे ये एक ऐसी बड़ी दलदल में फंस जाएंगे क्योंकि जैसे ही बॉडी बैग वापस जाएंगे अमेरिका में, इट्स गोना बी मोर। यस इंडीड सर, एक और पर्सपेक्टिव जो सऊदी अरेबिया से मुताल्लिक है, सऊदी सफीर की आज एक गुफ्तगू हमने सुनी, उसके ऊपर अभी रिसेंटली जो है वो जाहिर है कि वहाँ पर एक तो इंटरनल प्रेशर है, दूसरा अमेरिकन का प्रेशर है सऊदी अरेबिया पर, और फिर जिस तरीके से ईरान रिटेलिएट कर रहा है और वो स्ट्राइक्स कर रहा है खलीजी मुल्कों में इंक्लूडिंग सऊदी अरेबिया, तो ये पाकिस्तान के लिए भी चूँकि हमारा एक SMD भी है तो एक बड़ा एक टफ सिचुएशन है पाकिस्तान। क्या करना चाहिए पाकिस्तान को? पाकिस्तान को वही करना चाहिए जो वो कर रहा है। अब यहाँ पे हम बड़ी सुनते थे कि जी सऊदी अरब के साथ एग्रीमेंट है, जाके हम भी लश्करकशी कर दें ईरान पे। भाई ये तो हल नहीं है उसका। हमने तो कोशिश ये करनी है कि सऊदी अरब के ऊपर होने वाले हमलों से ईरान को कहें कि भाई आप मत करें। ठीक है। आपके तो उनके साथ एक रिप्रोशमा कर चुके हैं और उन्होंने तो इजराइल को रिकग्नाइज भी नहीं किया, तो आप ये काम ना करें। ईरानी कहते हैं कि हम तो सिर्फ अमेरिकी अड्डों पर हमला कर रहे हैं, आप उनको कह दीजिए कि अमेरिकी अड्डे इस्तेमाल ना हो। तो बात वहां पे रुकी हुई है। पाकिस्तान अलबत्ता अगर कोई अरमान शरीफैन को नुकसान पहुंचता है तो पाकिस्तान दिलो जान से हाजिर होगा, लेकिन ये पाकिस्तान ईरान उसकी सऊदी अरब की खिदमत यही करके करेगा कि अगर जंग के शोले जो है, मैं इस वाशिंगटन पोस्ट में एक बार खबर छपी थी कि सऊदी अरब ने ईरान पे अमेरिका को कहा, टाइम्स ने बार बार ये सब डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन है क्योंकि वो ये चाहते हैं कि सऊदी अरब जंग में शामिल हो जाए, इसकी ख्वाहिश है जी। ऑल राइट सर, बहुत शुक्रिया सर एजाज अहमद चौधरी साहब फॉर योर टाइम। नाज़रीन किराम, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद प्रोग्राम के आखिर में आप सबका खैर मकदम। और एक जानिब मुज़ाकरात की कोशिश, दूसरी जानिब अभी डोनाल्ड ट्रंप अपनी काबीना के अरकान से गुफ्तगू में बता रहे थे कि हमने रडार सिस्टम तबाह कर दिया है, हमने उनकी फ़ज़ाइया को ख़त्म कर दिया, फ़ज़ाइया थी नहीं, हमने उनकी एयर डिफेंस की कैपेसिटी को ख़त्म कर दिया, हमने उनकी बहरिया को डुबो दिया, लेकिन अबनाए हरमुज़ का कंट्रोल ईरान के पास है, वहाँ से कोई गुजर नहीं सकता। जो आप कहते हैं कि उनका एयर डिफेंस ख़त्म कर दिया, तो आपके F-35 को इन्होंने हिट किया, आपके ड्रोन्स को वो गिरा रहे हैं, आपके 3 कुवैत में तैयारे गिर गए, आपका एक रीफ्यूलिंग जो टैंकर है वो गिर गया, आपके F-18 हॉर्नेट को कहा जा रहा है कि टारगेट किया गया है। तो लेट्स सी, अल्लाह करे कि सिचुएशन बेहतर ही हो। प्रोग्राम से फिलहाल इतना ही। अशफाक इसाक सत्ती को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।